नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक मासूम लड़की की दर्द भरी कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम साधना है या मेरी पूरी जीवन ही साधना है। मेरे लिए एक पहेली है। पैदा होते ही माँ चल बसी, कभी माँ का चेहरा तक नहीं देखा। एक छोटी सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बाबूजी की बक्से में देखी थी। मेरा ये रूप भी माँ से मिला है। मैंने अपनी काकी और छोटी माँ से सुना था। उस तस्वीर को देख करके मुझे भी लगा मेरी माँ बहुत ही खूबसूरत रही होंगी। सब कहते हैं मैं माँ जैसी दिखती हूँ। सच ही कहते हैं लोग, मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। मैं साधना 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। लोग मुझे अभागी और मनहूस कहते हैं। इनमें लोग की क्या गलती है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। एक गांव वाले ने भर भर के प्यार लुटाया है। उनके स्नेह और प्यार की बदौलत मैं अपनी बिखरी जिंदगी समेट पाई। मैं साधना खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। आज लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं। पढ़े लिखे हो करके भी बेटा की चाह में बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। मेरे अनपढ़ माता पिता ने बेटी पाने की जिद में मुझे जन्म दिया। आप इस पर भी मुझ पर हंस सकते हैं, ये आपकी सोच है। मुझे हंसी नहीं आती है, मुझे रोना आता है। काश मेरी माँ भी जिंदा होती, मुझे अपने प्यार की बारिश में भिगो देती, मुझे भी दुनिया की बुरी नजरों से बचा करके रखती। माँ नहीं थी तो क्या हुआ, बाबूजी तो हमेशा हाथ थामे खड़े रहते थे। चारों भाइयों ने बचपन में कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये और बात है कि चारों भाइयों की आंखों में भी माँ की कमी को महसूस किया था। काकी और ताई से भरे आंगन में हम 5 भाई बहन को छिट-पुट छींटे मिले जाते थे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। मैं अपने अंगने की दुलारी बिटिया थी। बाबूजी माँ की तरह ही दुलार करते थे। जब तक पिताजी का साया मेरे सर पर था दुनिया बड़ी भली लगती थी। अब मैं बड़ी होने लगी थी। 3 भाइयों की गृहस्थी भी बच चुकी थी। मैं 7वीं में आ गई थी। बाबूजी को बुखार हो रहा था। मलेरिया बता करके गांव के डॉक्टर चाचा ने दवाई दी। बाबूजी का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। ताऊ जी ने बड़े प्यार से सर पर हाथ फेर करके कहा था, तू घबरा मत साधो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी ताऊ जी के सीने से लग करके सुबक पड़ी थी। मेरे लिए बाबूजी का मतलब ही माँ भी थी। मैं किसी भी हाल में उन्हें खोना नहीं चाहती थी। 1-2 दिन बाद बाबूजी का बुखार ठीक हो गया। साथ ही साथ मैं भी निश्चिंत हो गई। ये मेरी खुशी क्षणिक थी। पिताजी दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। मैं दौड़ते हुए वहीं गांव के झोला छाप डॉक्टर चाचा के पास गई और उनके पैरों पर सिर रख करके अपने पिता की जान की भीख मांगने लगी। साधो, प्यार से सब मुझे बुलाते थे। इतना मत घबरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रख साधो, मुझे दिलासा देते हुए बाबूजी को देखने मेरे साथ चल पड़े थे डॉक्टर। अपनी झूठी डॉक्टरी दिखाते हुए भी इधर चेक करते, कभी उधर चेक करते। उनके चेहरे पर आते जाते भाव को मैं पढ़ने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद साधो कमजोरी हो गई है और कुछ चिंता की बात नहीं है, कह करके डॉक्टर चाचा अपना झोला ले करके अपने रास्ते चल दिए और मेरे अंदर विश्वास की एक नई लौ जल उठी। मैं जल्दी अपने भौजाई के पास भागी। भौजी, बस बाबूजी को कमजोरी हो गई है, हम बढ़िया और पौष्टिक खाना खिलाएंगे, बाबूजी चुस्त दुरुस्त हो करके हमारे साथ फिर से खेलेंगे। भौजी का उतरा चेहरा देख
करके मेरी खुशी गाफूर हो गई। मैं सोच में पड़ गई और पता नहीं क्या भविष्य की चिंता ने पूरे मेरे शरीर को झकझोर करके रख दिया। मैं फिर भी काकी के पास दौड़ करके पहुंच गई। काकी ने कोनो चिंता की बात ना है साधो, हम अभी जिंदा हैं, हम सब रखेंगे, हम रखब भैया के ख्याल, तू डर मत। मैं आज भी काकी के अपनत्व को भूल नहीं पाई हूँ। काश मैं अपनी माँ जैसी काकी की सारी बातें मानती रहती तो मेरी जीवन कुछ और होती। बाबूजी की आंखें बरबस ही मुझे देख बरस जाती थी। मैं भी दिन प्रतिदिन उनकी जीर्ण होते शरीर को देख करके डर रही थी। बड़े भैया की लापरवाही बाबूजी के प्रति मैं देख रही थी। बस विष्णु भैया जो मुझे महज 3 साल बड़े थे मुझसे, उन्हें ही बाबूजी की फिक्र थी, पर हम कर ही क्या सकते थे। ताऊ जी का सहारा था। हम दोनों दौड़ करके बाबूजी की बीमारी के बारे में सारी बातें बतला दी। बाबूजी को पटना ले जाया गया। बाबूजी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। मैं बहुत खुश हो गई। भगवान तो कुछ और सोच करके बैठे थे। बाबूजी ने खाट पर पड़े पड़े तीनों बेटों का रूखा रवैया अपने प्रति देखा था। ताऊ जी और काका से सलाह मशवरा कर खेत का एक टुकड़ा मेरे नाम करने का फैसला कर लिया। उनका मानना था कि साधो के विवाह से लेकर के सारी जिम्मेदारी अच्छे से जो निर्वाह करेगा, साधो अगर चाहे तो उसे जमीन का टुकड़ा दे सकती है। उस दिन भौजाइयों का असली रंग मेरे साथ साथ पूरा गांव ने देखा था। बाबूजी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्हें तो मेरी और विष्णु भैया के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। विष्णु भैया तो लड़के थे तो उन्हें जमीन जायदाद से कोई बेदखल नहीं कर सकता था। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, पर बाबूजी को कौन समझाता। तीनों भौजाइयों ने उस दिन से मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मैं छोटी से साधो उनके आंखों में दिन रात खटकने लगी थी। समय पंख लगा करके अपनी गति से चलने लगी थी और अब मैं 9वीं में आ गई थी। एक दिन बाबूजी का हृदयाघात आया। आनन फानन में फिर से उन्हें पटना ले जाया गया। मैं यहाँ भूखे प्यासे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उनके ठीक होने की दुआ करने लगी। बाबूजी को तो माँ के पास जाने की जल्दी थी और बाबूजी हंसते माँ के पास चल दिए। सबकी माँ बहुत ममता से भरी होती हैं, पर मेरी माँ बहुत स्वार्थी थी, हमेशा मुझे बस रुला ही जाती थी। बाबूजी को अपने पास बुला करके मुझे भगवान के घर में बैठे बैठे बस दिलासा दिए जा रही थी। पहली बार मैंने माँ को महसूस किया था। मत रो, ज्यादा साधो, हिम्मत रख। कैसी हिम्मत रखती, किसके भरोसे मुझे छोड़ गए, मुझे भी अपने साथ ले जाते। दूसरे दिन बाबूजी आ गए। इस बार ना साधो कह करके पुकारा और ना पूछा कुछ खाया साधो तूने। उनकी निर्जीव देह को देख करके मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गई। पहली बार तीनों भौजाइयों ने मुझे गले लगा करके सांत्वना देने लगी। चारों भाइयों ने एक साथ सर पर हाथ रख दिया था। तू अकेली नहीं है साधो, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे चारों भाई जिंदा हैं। विष्णु भैया और मेरा दुख सबसे ज्यादा था। पूरा गांव उमड़ पड़ा था मुझे दिलासा देने। मैं नवजात शिशु की तरह बस बिलक बिलक करके रो रही थी। बाबूजी देखते देखते पंचतत्व में विलीन हो गए। क्यों छोड़ गए बापू, क्यों मुख मोड़ गए बापू, तेरी गुड़िया तुझको ढूंढे कौन अब मेरा हाल पूछे। जिसके छांव में मेरा बचपन बीता, मेरा तो बस तू ही था अपना, तुझ बिन अब यह जग लगता सूना। बिन माँ की मैं बच्ची, किसी को ना मैं लगती अच्छी। एक तेरी प्रीत ही थी सच्ची, बाकी सारी दुनिया झूठी। मैं रहती हूँ अब खुद से रूठी, खुद से मैं अब सवाल हूँ पूछती, क्यों मैं हूँ जग में सबसे बुरी। बाबूजी के जाने के बाद भौजाइयों का बर्ताव बहुत ज्यादा बदतर हो गया। घर का सारा काम मेरे हाथों से होता था। विष्णु भैया और मैं खुद से अलग रूखा सूखा बना करके खाने लगे। भैया गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और खेती भी करने लगे। काकी बढ़ करके मदद करने आती थी। भैया किसी पर बोझ बनना नहीं चाहते थे। हम आपस में ही अपना दर्द बांटने लगे और खुश रहने लगे। जिंदगी पटरी पर आने लगी थी तभी मेरी मुलाकात पराग से हुई। पराग मेरी जिंदगी में बचपन से था, तब मेरा उससे मिलना जुलना कम होता था। पराग के बाबूजी मास्टर काका हमारे गांव के हाई स्कूल के शिक्षक थे। 10वीं में मेरे जाते ही विष्णु भैया ने उनके पास मुझे ट्यूशन के लिए भेजने लगे। काका मुझे पढ़ाने के पैसे नहीं लेते थे। मास्टरानी काकी भी बहुत अच्छी थी। मुझसे उनका कुछ ज्यादा ही लगाव था, क्योंकि मैं उनकी घर के कामों में मदद कर देती थी। पराग बाहर हॉस्टल में पढ़ता था। छुट्टियों में घर आया हुआ था। 12वीं करके इंजीनियर
इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। मेरा अक्सर उससे आमना सामना हो जाता था। मेरे शर्मीले स्वभाव के कारण मैं पराग से कभी बात नहीं करती थी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। नफरत है मुझे उस दिन से जब पहली बार पराग से टकरा गई थी। आटा चक्की से गेहूं पिसवा करके मैं ला रही थी। मेरे सर पर भारी भरकम आटे की बोरी रखी हुई थी। सामने से भागकर आते हुए पराग मुझे नहीं दिखा और आटे की बोरी पराग पर गिर गई। उससे काफी चोटें आई। मास्टरनी काकी बिना उसकी चोट देखे पराग पर चिल्लाने लगी, देखकर नहीं चल सकता, मेरा छोरा पूरा आटा गिरा दिया। बिटिया को चोट लग जाती तो हम एकर भाई को किए मुंह दिखाते। मैं वहां से भाग खड़ी हुई। पराग मुझे आवाज देता रहा। मैं सीधे अपने घर जाकर के ही सांस ली। रात भर आत्मग्लान से भरी रही। बेचारे को मेरे कारण चोट लग गई। सुबह घर के सारे काम निपटा करके ट्यूशन गई। पराग को लड़खड़ाते हुए देख करके मैं रोने लगी। मास्टर काका ने बड़े ही प्यार से समझाया, साधो इसमें तेरी गलती नहीं है, ये मात्र एक दुर्घटना थी। उनकी बात मान करके मैंने पराग से फिर से माफी मांग ली। उसने कहा चल माफ किया साधो, और मुस्कुरा करके लंगड़ाते हुए चला गया। उसका मुस्कुरा करके जाना मैं आज तक नहीं भूली। शायद पराग की वो मुस्कुराहट मेरे मरने के समय में भी मेरे साथ रहेगी। उस दिन के बाद पराग और मैं जब भी मिलते चुबा खामोश रह जाती और आंखें बहुत कुछ कह जाती। पराग की छुट्टियां खत्म हो गई और वह वापस जाने के लिए एक दिन पहले सबके सामने कहा, मन लगा करके पढ़ना साधो और अपना ख्याल रखना। पता नहीं कितने दिनों तक पराग की कही बात मेरे कानों में गूंजती रही। मुझे पराग की बहुत याद आती थी। आज के जमाने जैसा तो मोबाइल क्या लैंडलाइन भी नहीं हुआ करता था गांव में। मैं पागल उसकी याद में मन मसोस कर तल्लीनता से पढ़ाई करने लगी। मैं सोच रही थी एक बार छठ पूजा में तो जरूर आएगा, तब मिल लूंगी। छठ पूजा भी आई पर मैं पराग से मिल नहीं पाई। घर के कामों में उलझ करके रह गई। इतने कामों में उससे मिलना रह गया। पराग वापस चला गया, मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। 10वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद मेरा मास्टर काका के यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक मास्टरनी काकी एक दिन रास्ते में टकरा गई। कारे साधो, तूने घर आना बिल्कुल बंद कर दिया बिटिया। चिराग भैया की शादी तय हो गई है साधो, अगले महीने ही ब्याह है। घर आ करके थोड़ा मेरा हाथ बटा देना बिटिया। जी काकी, हम जरूर आई, आप कोनो फिक्र ना करो। शादी ब्याह का घर है, हजारों काम हुई। कह करके मैं चली आई। दूसरे दिन बड़की भौजी ने साफ साफ कह दिया, मुझसे कोनो जरूरत ना है मास्टरनी काकी के घर जायबे के। मैं डर गई, पर चोरी छुपके जब भी समय मिलता मैं उनके घर पहुंच जाती। पराग भी आया था। अब जब भी समय मिलता हम बैठ करके बातें करते थे। पराग के संग मैं अलग सा महसूस करती थी। तुम कितनी खूबसूरत हो साधना, पराग ने मेरी हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। मैं घबरा गई, शर्म और हया से खुद को समेटने लगी। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मैं साधो से साधना कैसे बन गई पराग, और खिलखिला करके हंसने लगी। पराग ने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया और नजर चुराने लगा। मैं भी हड़बड़ाती हुई वहां से भी भाग गई। एक बात तो है, मैं खूबसूरत तो सच में बहुत हूँ, अपने मुंह अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ। मेरे जान पति आज भी कहते हैं प्रौढ़ावस्था में मेरी खूबसूरती कम नहीं हुई। चिराग भैया की शादी की तैयारी के बीच मेरे और पराग की दिलों की दूरी भी मिट रही थी। मैं अपने जज्बातों को पराग के सामने जाहिर नहीं होना देना चाहती थी। दिल ही दिल में पराग को पसंद करने लगी थी। चिराग भैया की शादी भी बड़े धूमधाम से हो गई। पराग 2-4 दिन में वापस हॉस्टल जाने वाला था। हमारी बड़की भौजी ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। इस बार भौजी गलत नहीं थी, वो मुझे दूसरे के घर काम करना नहीं देखना चाहती थी। कहीं ना कहीं भौजी सही थी। मास्टरनी काकी मुझे अपनी गोल गोल लच्छेदार बातों में फंसा करके घर का सारा काम करवाती थी। मैं साधना अपने दिल के हाथों मजबूर पराग के तरफ खींची चली जाती थी। प्यार नहीं, शायद मेरा बचपना था। तब अगर संभल जाती तो मेरे जीवन में कुछ अफसोस अभी नहीं हुआ होता। खैर, मैं प्यार की सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ने लगी। पराग वापस हॉस्टल जा रहा था। शाम में बथान गौशाला जिसको कहते हैं से आते हुए इशारे से कहा, कल सुबह मैं आम के बगीचे में बने बोरिंग घर में मिलने को कहा है। मैं घबरा गई, वहां से भाग खड़ी हुई। घर आकर के सहमी सहमी मैं सोच में पड़ गई। विष्णु भैया ने भी 2 बार पूछा, इतनी डरी क्यों है साधो? कुछ नहीं कह करके बात टाल गई। पूरी रात आंखों में ही कटी। सोच सोच करके मैं
पराग से मिलने जाऊं या ना जाऊं। पूरी रात सोचने के बाद मैंने निश्चय कर लिया, मैं नहीं जाऊंगी पराग से मिलने। मैं अकेली हूँ, कुछ ऊंच नीच हो गई तो बड़की भौजी मुझे मार करके घर से बाहर निकाल देंगी। दिल दिमाग के जंग से मेरा दिमाग उस दिन जीत गया। प्यार रहते हुए भी मैंने पराग से ना मिलने का निश्चय कर लिया। भोर होते ही मेरी लाल लाल रात भर जगी आंखें देख करके भौजी बोली, का हुआ साधो, तू रात भर सोई नहीं का? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उनका सवाल के बौछार से मैं डर गई। भौजी रात भर सर दर्द से नींद नहीं आई। घबरा करके मैं बाहर जाने लगी। जा करके सो जा, सारा काम मैं निपटा करके खाना भी हम अकेले बना ले। मैं डर गई, कहीं भाभी को कुछ पता तो नहीं चल गया पराग और मेरे बारे में। सोच में डूबी ऊपर अपने कमरे में टिंकू मेरा भतीजा के पास जा करके सो गई। सोच में डूबी, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। 10 बजे भौजी जगाने आई, उठ जा साधो अब 10 बज गए हैं। उठते ही मेरा दिमाग ठनक गया, पराग हॉस्टल चला गया होगा। मैं बुदबुदाने लगी, कुछ कहा का साधो तूने? मेरे सर पर हाथ फेरते हुए भौजी ने कहा, कुछ ना भौजी, इतना वक्त हो गए, विष्णु भैया कुछ खाए कि नहीं यही सोच रही हूँ। हड़बड़ा करके भौजी के पास से मैं भाग गई चौके के रसोई तरफ। मैं अचरज में चौका बन गया था। विष्णु भैया कलेवा बांध रहे थे। कैसी है तेरी तबीयत साधो? भौजी ने सब बना दिया, कुछ खा करके तुम आराम कर लेना साधो। बोल करके विष्णु भैया चल दिए खेतों पर। साधो बुआ कह करके चिल्लाता हुआ टिंकू दौड़ता हुआ आ करके मुझे एक लिफाफा पकड़ा करके भाग गया। मैं लिफाफा देख करके अपने कमरे की तरफ भागी। अपने तकिए के नीचे छुपा करके भौजी को बथान पर जाने का इंतजार करने लगी। नहा धो करके खाना खाने के बाद देखा भौजी अपने कामों में व्यस्त हैं, तो मैं अपने कमरे में जा करके लिफाफा खोल करके पढ़ने लगी। मेरी प्यारी साधना, मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी। तुम्हारे दिल की हर गतिविधि से मेरा दिल वाकिफ है। साधना, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम्हारी आंखों में अपनी तस्वीर देखी है। तुम चाह कर भी अपना प्यार छुपा नहीं सकती। मैं इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद जब आऊँगा तब तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। उसी जगह पर हम मिलेंगे जहां मैं आज तुम्हारा 1 घंटे इंतजार किया। नीचे अपना पता लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो मुझे खत लिख सकती हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा पराग। मैंने 5 बार खत पढ़ा और एक अलग सी दुनिया में खोने लगी। खुद से 100 बार कहा, हाँ मुझे प्यार है। मेरी जिंदगी करवट लेने को तैयार बैठी थी। जिंदगी के कैनवास पर रंग बिखेर सपने देखने को मैं तैयार थी। बड़ी शोक चंचल बेबाक नदी सी पराग के संग बहने को तैयार थी। अपनी धुन में मस्त दुनिया से हट करके अनगिनत ख्वाब सजाने लगी थी। मेरे दिल में न जाने कितने लहरें उफान पर थीं। उन लहरों के हिलोर के संग छुई मुई से खुद में मैं सिमटने लगी। अपने जीवन का इंद्रधनुषी रंगों से सजाने लगी। पराग संग जीवन के ख्वाब देखते हुए उसे खत का जवाब नहीं देने का फैसला लिया। मोहब्बत हो गई, अगर सच्ची तो मुझे याद रखेगा, वरना गांव के लफंगे लड़कों की तरह मेरी खूबसूरती का दीवाना बन करके रह जाएगा। पराग और साधो की जिंदगी इस तरीके से आगे बढ़ती रही। मेरा इंतजार लंबा होता जा रहा था। एक मन करता मैं उसे पते पर डाक कर दूं, पर कुछ सोच करके रुक जाती। अपने दिल के अरमान पर लगाम लगाना चाहती थी। तभी मेरा 10वीं का परीक्षा परिणाम आ गया। मैं पहले दर्जे में पास हो गई थी। इसी बीच मिठाई लेकर के मैं भागती हुई मास्टर काका के घर गई। सबको मिठाई खिलाने के बाद मास्टरनी काकी ने बड़े खुश हो करके कहा, पराग का भी दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है। अगले हफ्ते पराग आने वाला है और कुछ दिन रुक करके ही वापस अपनी पढ़ाई के लिए जाएगा। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। तभी चिराग भैया ने कहा, अरे साधो, तू क्यों ना कुछ दिन पराग से पढ़ लेती है, तेरी आगे की पढ़ाई में मदद हो जाएगी। मैं क्या पढ़ूंगी भैया, मैं आर्ट्स लेने वाली 12वीं से और पराग ठहरा विज्ञान का विद्यार्थी। दोनों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं खिलखिला करके हंस दी। चिराग भैया को अपने इंजीनियर भाई पर बहुत बड़ा गर्व था। उस जमाने में इंजीनियर बनना हमारे गाँव के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। आज की तरह नहीं, हर घर में कोई ना कोई इंजीनियर होता है। भले वह इंजीनियर बेरोजगार
ही क्यों ना हो। चिराग भैया भी अपने भाई के कारण छाती चौड़ा करके पूरे गांव में पराग की काबिलियत का ढिंढोरा पीट रहे थे। मेरे मन में मयूरा की तरह झूम रहा था, क्योंकि पराग गांव आने वाला था। मेरा मन भीतर से डरा था, पराग कहीं बदल तो नहीं गया होगा। फिर बेतुकी बातों को अपने मन में आने देना नहीं चाहती थी। फिर मेरे जीवन का पतझड़ खत्म हो गया, बसंत मेरे जीवन में आ गया था। मेरे दिल में नव कपोले आने लगे थे। पराग आ चुका था। मैं पराग से मिलने के बहाने ढूंढ करके मास्टर काका के घर चली गई। दरवाजे पर ही मैं पराग से टकरा गई। कैसी हो साधो? मुस्कुरा करके पराग ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तू कब आए? मैंने घबराते हुए पूछा। मैं डर गई, कहीं इसने मेरी चोरी तो पकड़ नहीं ली। आज शाम मेरे बाथान पर आ जाना साधना, कह करके कुछ गुनगुनाते हुए पराग घर से निकल गया। मैं कांपती हुई कुछ देर सामान्य होने की कोशिश करती हुई मास्टर चाचा के घर से निकल गई। मैं जल्दी से घर पहुंची और लाल रंग का सूट पहनकर, आंखों में काजल और माथे पर काली बिंदी लगा करके पराग से मिलने चली गई। पराग को देख करके मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और पेट में अजीब सी हलचल होने लगी। पराग, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुस्कुराते हुए बोला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यकीन मानो। एक सांस में पराग मुझसे ना जाने क्या क्या कह गया। मैं बस उससे देखते रह गई। ओ साधो, किस दुनिया में खोई हो? पराग ने मेरे सर पर चपत लगाते हुए कहा। क्या हुआ? तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरा यहाँ होना तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। और मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई। गांव में सब व्यस्त जरूर रहते हैं, सबको एक दूजे की खबर रहती है। इस माहौल में हमेशा पराग के साथ मानसिक सहचर्य ढूंढ ही लेती थी। अभी तक तो गांव में किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं पहुंची थी। तेरी नजरों की छुअन बढ़ रही है मेरे दिल की चुभन, रुक सी गई है मेरे दिल की धड़कन, बन गई मैं तेरी जोगन। अपनी ही लिखी हुई कविता की चंद पंक्तियां अक्सर गुनगुनाती रहती। आज के जमाने जैसा फोन भी नहीं था। हमने सोच रखा था जब तक पराग यहाँ रहेगा हम रोज थोड़ी ही देर जरूर सही मिलेंगे। हम कभी आम के बगीचे में मिलते तो कभी खेतों में अलुआ देने के बहाने साथ साथ खेत की पगडंडियों पर चलते। इस बात का पूरा ख्याल रखते गांव में किसी को कुछ पता ना चल जाए। प्यार के रंग में डूबे दिन खत्म होने वाले थे। कल पराग को वापस हॉस्टल जाना था। मैं दिल पर पत्थर रख करके पराग को मिलने जा रही थी। बड़की भौजी ने मुझे टोक दिया। आजकल साधो तुम रोज सज समझ करके किधर जाती हो? यहाँ बैठ आ। आजकल साधो तुम रोज सज संवर करके किधर जाती है? यहाँ बैठ, आ जा 2 मिनट मेरे साथ। मेरे हाथ को पकड़ करके बोली। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, पर जो बोलने जा रही हूँ तेरी भलाई के लिए। एक बात गांठ बांध ले तू मेरी भोली साधो, अपने आप पर किसी को इतना हावी मत होने दे साधो। ये दुनिया बहुत बुरी है, सब छीन ले जाएगी। जीवन में ऐसी बाढ़ ले आएगी, तू मरना चाहेगी पर मौत भी तुझसे मुंह मोड़ लेगी। भाभी ने रुआंसी हो करके कहा। मैं समझ नहीं पाई, पर इतना जरूर जान गई कि भौजी को मेरे और पराग के बारे में सब कुछ पता चल गया। अचानक से भौजी चिल्ला उठी, आज से तेरा घर से निकलना बंद। बाहर के सारे काम मैं खुद करूंगी और चौका तू संभालेगी। उनकी अग्नि बरसाती नयनों से मैं उस वक्त डर गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस वक्त पता नहीं क्यों लगा बाबूजी सामने खड़े होकर के मुझे डांट रहे हैं। मैं भौजी के असीम प्यार पराग के सामने अनदेखा कर पराग से ना मिलने देने के लिए भौजी को कोसती रही पूरी रात। पराग के जाते ही मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हर बात में भौजी से लड़ने को आतुर हो जाती। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। गांव के बाजार से जाकर के पराग के पते पर अपनी सारी मजबूरी लिख करके भेज पराग को कॉलेज जाते वक्त हर हफ्ते खत लिखने लगी। दिन गुजरने लगा, पर दिल में मचलने वाले हलचल को मैं रोक पाने में असमर्थ थी। भूख प्यास भी मुझसे कोसों दूर थी। अकेले में कमरे में पड़े पड़े बस पराग के साथ की गई बातें याद रहती थी। पराग का अक्सर कहना, तुम बहुत खूबसूरत हो साधना, मैं तुम्हारी खूबसूरती पर एक जन्म तो क्या कई जन्म कुर्बान कर सकता हूँ। तुम्हारी कुर्बानी नहीं, मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार और साथ चाहिए। तुम मेरी खूबसूरती की तारीफ कर मुझे
मस्का मत लगाओ और मेरा अदा से शर्माना। पराग प्यार से मेरे दुपट्टे के पल्लू को लेकर के बच्चों की तरह खेलने लगता और कहना, जल्दी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर साधना, तुझसे शादी कर लूंगा। मैं तुम्हारी खूबसूरती के हर रूप को खुद में उतार लेना चाहता हूँ। और मुस्कुरा करके सर चूम लेता था। मैं भी एक विश्वास से भर करके पराग के सीने पर अपना सिर टिका देती। इन बातों को याद कर मेरे नैना भीग करके मेरे गालों को सहलाने लगती थी। मैं पराग से खूबसूरत पल को याद कर बस आंसू बहा करके खुद को दिलासा देती रहती थी। तेरी जुदाई ने मुझ पर क्या सितम ढाया है, आंखों की काजल ने फैल करके दिल का हाल बयां किया है। भौजाई ने मुझे समझाने के लिए और मेरा ध्यान पराग से हटाने के लिए मुझे गांव के ही सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में भेजने लगी। मैं भी तन मन से सिलाई कढ़ाई और बुनाई ध्यान से सीखने लगी। जब मैं थोड़ी पकड़ बना ली तो बड़के भैया ने बड़ी खुशी से मुझे बाजार ले जाकर के सिलाई मशीन दिलवा दी। मुझे आज भी याद है, सबसे पहले उनका फटा कुर्ता सिला था। भैया की आंखें खुशी से चमक उठी। मेरे सर पर हाथ फेर करके भैया ने पहली बार कहा था, हमेशा यूं ही खुश रहा कर, आंगन में रौनक लगी रहती है। चौका भौजाई ने संभाल रखा था और मैं सिलाई मशीन रखी थी। जीवन में वो एक दौर आया जब मैं सच में पराग शिकंजे से खुद को निकाल कर सिलाई और अपनी 12वीं की पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। सिलाई केंद्र से जैसे ही घर में घुसी, मेरी नज़र सामने बैठी मास्टरनी काकी पर पड़ी। आ गई साधो, मुझे तुमसे ही काम था। मेरे कुछ बोलने से पहले भौजाई ने कहा, हमारी साधो के पास अब समय ना है फालतू के, जो भी काम है हमसे कह दो, हम कर दे। काकी का है ना बहुरिया, हमारी बड़की माँ बनने वाली है, उसे कल हम उसे दिखाने चिराग संग डॉक्टर के पास ले जाए। देर सवेर हो जाए तो वही एक रात रुक जाए। साधो थोड़ा जा कर के काका के खान पान का इंतजाम कर देती और का इतने कहत खातिर हम आयल रहली है। काकी ने अपनी गोल मटोल लच्छेदार बातों से भौजाई को फंसाना चाहिए। तू अंदर जा साधो, हम बात करत हैं आज काकी जी से। मैं चौका के किवाड़ के ओंठ में छुप करके उनकी बात सुनने लगी। का है ना काकी जी, हमारे यहाँ खाने पीने की कोनो दिक्कत ना है। थोड़ा हाथ तंग जरूर रहत है, पर किसी के घर जा कर के काम करके दिन भगवान अभी हमनी के ना दिखायल हैं। भौजाई ने अपनी बातों की तीर चला करके मास्टरनी काकी को घायल कर दिया। मास्टरनी काकी अपना सा मुंह लेकर के वहां से चलती बनी। साधो साधो, भौजाई ने जोर से आवाज लगाई। मैं भागते हुए भौजाई के सामने प्रकट हुई। सुन साधो, आज के बाद मास्टर काका के घर अकेले तू नहीं जाएगी, हमारे से पूछे बगैर तू बिल्कुल भी नहीं। ट्यूशन तो ढेर लड़की से साथ जाती थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। का हो गया भौजी, मैंने डरते डरते ही पूछा। मास्टर काका के चाल चलन ठीक ना है, पूरा गांव जानत है। पुरखों के इज्जत के कारण ज्यादा लोग कुछ ना बोलते हैं। कितनी जगह मार खाते खाते बचे हैं। तू गांठ बांध ले मेरी भोली साधो, इनकी खानदानी बीमारी है बदचलनी करने की। भौजी ने मुझे समझा करके कहा और जा करके छत से कपड़े उतार ला, लगता है मेघ आने वाला है। मैं बोझिल कदम से चल करके छत से सारे कपड़े उतार करके तह करके रखने अपने कमरे में गई। कपड़े तह करते हुए मेरे अंदर सवालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। पराग भी अपने बाबूजी की तरह ही होगा, हो सकता है मेरी खूबसूरती पर मरता हो। भौजी सही कहती हैं, मुझे पराग से दूर रहना चाहिए। बाहर काले काले बादल छा रहे थे, बिजली भी तेज से चमक रहे थे, उससे भी तेजी से मेरे मन का मौसम बदल रहा था। मैं अपनी भैया और भौजाई की गुणगान साधो बनने का संकल्प ले चुकी थी। पराग को भूल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का निश्चय कर चुकी थी। समय तेजी से गुजर रहा था। मैं आस पड़ोस के सभी के कपड़े सिलने लगी थी, एक से एक फ्रॉक और ब्लाउज। मैं गांव में
अच्छी सिलाई के लिए मशहूर हो रही थी। भौजी पढ़ने को जोर देने लगी। मैं सिलाई करने में रच बस गई थी। अपनी तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं है। अपनी तारीफ सुन करके मैं फूली नहीं समाती थी। अचानक कॉलेज से आते हुए मुझे पराग दिखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खुद को संभाल कर तेज कदमों से अपने घर की ओर जल्दी से भागी। मेरे चेहरे के उड़े रंग को देख करके भौजी घबरा गई। का हुआ साधो तुझे? मैं कुछ नहीं भौजी, बस थोड़ा थक गई हूँ, कह करके अपने कमरे में जा करके सुस्ताने लगी। कमरे में पड़े पड़े कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। साधो जाग जा, भौजी की आवाज़ से जगी। जलावन ले आ साधो, मुझे चौका बनाना है। तेरे दोनों भैया आकर के मुझ पर बरस पड़ेंगे। भौजी की बात सुन करके ना चाहते हुए भी मुंह में पानी का छींटा मार करके बथान के तरफ चल पड़ी। कैसी है साधो? पराग ने मुस्कुरा करके पूछा। ठीक हूँ, कह करके मैं बथान के तरफ भागी। क्या हो गया साधो? पराग ने कस करके मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपनी गिरफ्त में ले करके कहा। छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैंने डपट करके कहा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? तेरे लिए मैं यहाँ आया हूँ और तू मुझसे नाराज है, पराग ने तड़पते हुए कहा। मुझे जलवान के लिए उपले लेने हैं, भौजी मेरा इंतजार कर रही होंगी। जा, आज तुझे बड़ी जल्दी है। मेरा हाथ छोड़ते हुए लगभग चीख पड़ा। मैं चुपचाप जलावन ले करके अपने घर की ओर भागी। उसके तरफ बिन देखे घर आकर के सामान्य रहने की पूरी कोशिश कर रही थी कि विष्णु भैया आकर के मुझ पर बरस पड़े। आज के बाद जब तक मास्टर काका का लड़का गांव में रहेगा तो घर के बाहर पांव नहीं रखेगी। मैं चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाई, पर मुझे अंदेशा हो गया था भैया ने मुझे पराग से साथ देख लिया होगा। चुपचाप मैं खाना खा करके अपने कमरे में चली गई। मैं खुश रहूं या उदास रहूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। प्यार मेरा मुझ पर हावी हो रहा था। मैं नहीं चाहते हुए भी फिर से पराग की तरफ खिंचाव महसूस करने लगी। भैया की पाबंदी के कारण पराग से मिलना संभव नहीं था। मैं उस दौर से फिर गुजरने लगी जब बसंत ऋतु की बयार, सर्द ऋतु की गुदगुदाती धूप और फागुन की रंगों की बौछार सब पराग के प्यार के आगे हो गई थी बेकार। अगले दिन दोपहरिया में जब सब लोग अपने घर में आराम कर रहे थे, मेरे पांव चुपचाप पराग और मेरे मिलन स्थल की ओर चल पड़े। पराग को देख करके मैं खुशी से पागल हो गई। मेरा मन कह रहा था पराग जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे देखते ही पराग उछल पड़ा, पर मुझे बाहों में भर करके रोने लगा। मेरे भी नैन उसके संग बरस पड़े। साधो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। पराग अधीर होकर के कहने लगा। हाँ पराग, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे भी तुमसे दूर नहीं रहना है। तुम्हारी यादों के साथ मैं पागल ही हो जाती हूँ। मैं भी सिसक अपने दिल का सारा हाल बयां कर रही थी। मेरे बगैर 2 महीने काट लो, अगली बार मैं आकर के तुझसे शादी कर लूंगा। पराग मेरे गालों को चूमते हुए बोला। मैं मारे शर्म लाल हो करके उसे धक्का दे करके वहां से भाग गई। मेरी आंखें आने वाले सुंदर भविष्य के सपने सजाने लगे थे। मेरी आंखें भावी सपनों को महल बना करके कई ख्वाब बुनने लगे। एक दूजे के ख्यालों में गुमसुम हम रहने लगे। मैं बिल्कुल खुश रहने लगी थी। तभी बड़के भैया मेरा रिश्ता तय कर दिए। मेरे रिश्ते की बात सुन करके मैं घबरा गई। भैया बहुत खुश थे, सरकारी नौकरी करता था लड़का। मैं हड़बड़ाहट और डर के मारे भैया के सामने कुछ नहीं बोल पाई। मैं अपने कमरे में जाने को मुड़ी ही थी कि भौजाई ने रोक करके कहा, साधो रुक जा, तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे बड़े प्यार से अपने पास बिठा करके बोलने लगी, साधो हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। जहां भी होंगे तुझे खुश देख करके बाबूजी बहुत खुश होंगे। मेरे छलक आए आंसू को देखते हुए भौजाई ने पोंछ करके कहा, ना साधो, अब तेरे दुख भरे दिन बीत गए। मैं बुद्ध बनी उनकी बातों को सुनते जा रही थी। तभी विष्णु भैया और हमारी काकी मेरी बलाएं लेने लगी। विष्णु भैया के जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे थे। उस
समय उनमें साक्षात बाबूजी मुझे दिख रहे थे। मैं सबको खुश देख करके ना रो पाई और ना हंस पाई। किसी से पराग के बारे में बात करने की हिम्मत मुझ में उस वक्त नहीं थी। सबके बीच से उठ करके मैं अपने कमरे जा करके सीधे बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। जिंदगी मेरी हॉस्पिटल की तरफ भागती एम्बुलेंस से लग रही थी। अगले पल मौत होगा या जीवन, इस उलझन में उलझी थी। राधा को ना मिला श्याम, मीरा ने भी तो जपा हरदम श्याम का नाम। दफना करके मैं भी अपने दिल के अरमान, परिवार के खातिर कर दूंगी अपना प्यार कुर्बान। ना हो सका दैहिक मिलन, रूह से रूह का छुअन, दूर रह करके भी जुड़े हैं, एक दूजे में ही बसे हैं। कर दिया जब ये मन समर्पण, मौत के बाद ही होगा हमारा समागम। अपने मन को समझा करके मैंने एक आखिरी खत पराग को लिखने के लिए मैं कागज और कलम उठा करके कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। पराग, मेरी शादी तय हो गई है। मेरी भौजाई और विष्णु भैया दोनों बहुत खुश हैं। मैं अपने परिवार के खुशी के लिए तुमसे शादी नहीं कर सकती पराग। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुमसे जुड़ करके प्रेम की गहराइयों को समझ पाई हूँ। तुमसे दूर रह करके भी मैंने कभी खुद को तुमसे दूर नहीं समझा है। तुम मेरी रूह में इस कदर बसे हो जहाँ से मैं तुम्हें निकाल नहीं सकती। तुम्हारे बिना मेरा जीवन निष्प्रयोजन सा हो जाएगा। तुमसे मिल करके मुझे अनाथ लड़की को बहुत कुछ मिला। इस बार जब तुम आए और मुझसे शादी की बात की, मेरा रोम रोम खिल उठा। मैं रंग बिरंगी रंगों का आंचल ओढ़ करके तितली की तरह यहाँ वहाँ इठलाने लगी। तुम्हारे जाने के बाद भी सतरंगी आसमानों की गुनगुनाती बयार तुम्हारे प्यार की खुशबू लिए ओढ़नी की तरह मुझसे लिपट जाती थी, जिसकी खुशबू मैंने आज तक अपने पास महसूस की है। मुझ बदनसीब के किस्मत में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे कारण अपने परिवार वालों का दिल तोड़ नहीं सकती। अगले महीने मेरी शादी है। तुम्हारी साधो। सबसे पहले मैंने पत्र पोस्ट कर दी और साथ ही साथ भारी मन से अपनी शादी की तैयारी करने लगी। अभी शादी के 10 दिन बचे ही थे कि मेरे सामने पराग आकर के खड़ा हो गया। साधो, मैं तुमसे आज अभी शादी करना चाहता हूँ। एक बार शादी हो जाएगी तो सब मान जाएंगे। मुझे झकझोरते हुए पराग ने नींद से मुझे जगाया। नहीं पराग, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चारों भाई की बहुत बदनामी होगी। मैंने सिसकते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा साधो तुम्हारे बिना। मैं नहीं जी सकता। मुझे छोड़ करके मत जाओ साधो। मेरे कदमों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा। पराग के सीने से लग करके मैं भी रोने लगी। टुकड़ों में मैं भी बंट जाऊंगी तुम्हारे बिना। हम कल ही शादी कर लेंगे। एक बार शादी हो जाएगी, मेरे और तुम्हारे दोनों के घर वाले मान जाएंगे। पराग व्याकुल हो करके मेरी तरफ देखने लगा। पराग, मैं बिन माँ बाप की बच्ची हूँ। कुछ भी गलत तो नहीं करोगे मेरे साथ? मैं भी अपने भविष्य की आशंकाओं से घिरी हुई थी। साधो, मैं अपने आप से ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मेरा विश्वास करो। पराग ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा, ठीक है पराग, हम परसों ही शादी कर लेंगे। कह करके मैं वहां से अपने घर चली आई। मन में कई प्रश्न तो थे, अब पराग के प्यार के आगे बेमानी से लगने लगे। दूसरे दिन सुबह उठ करके भौजाई से मांग करके अपनी शादी वाली साड़ी की ब्लाउज सिलने लगी। शाम तक ब्लाउज और सारे चूड़ियां भी भौजाई के कमरे से चुपके से अपने पास ले आई। मेरी शादी की पहले वो रात मैंने भविष्य में पराग के साथ रहने के सपने को देखते हुए बिताया। काश मैं उस दिन अपने आप को रोक लेती तो शायद मेरा जीवन कुछ और ही होता। मैं उजाला होने तक का इंतजार करने लगी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे अंदर बहुत सवाल चल रहा था। शायद मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। पराग पराग और पराग मेरे मन में चल रहा था। मेरे भोले मन से पराग का जादू चल गया था। खुद से ही मैं शर्माती, खुद पर ही इठलाती। मेरे नयन अब प्रीतम से मधुर मिलन के ख्वाब सजाती। खुद से ही बातें करती, खुद से ही उलझती और सुलझती। दुनिया की परवाह छोड़ करके खुद के बारे में हूँ सोचती। सुबह तड़के जग करके मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। शादी की तैयारियों के बीच किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी दहलीज लांघते हुए मैं एक बार घबराई। काश मेरा
मैं उस दिन रुक गई होती। मैं जल्दी से सारा सामान लेकर के निकल गई अपने मिलन स्थल पर। पराग पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। हम जल्दी से शहर की तरफ जाती हुई सड़क की ओर भागे। सड़क पर पराग का दोस्त राजू भैया भी हमारा इंतजार कर रहे थे। हम अपने गांव से 10 किलोमीटर पर छोटे से बाजार के लिए बस में चढ़ गए। हम एक मंदिर में पहुंचे। राजू भैया ने एक दूसरे में मुझे तैयार होने को भेज दिया। मैं जल्दी से तैयार होकर के आ गई। ना खुद को देख पाई। मुझे भी जल्दी थी पराग से शादी करने की। हमारी शादी पूरी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हो गई। बन नई नवेली दुल्हन, संग तेरी चली सजन, छोड़ करके अपना घर बार, तुझको ही मान लिया अपना परिवार। मुझे तो सारी दुनिया की दौलत मिल गई थी। हम वहाँ से वापस अपने गांव की ओर आ गए। हम जैसे पराग के घर यानी अपने ससुराल पहुँचे, मास्टरनी काकी यानी मेरी सास ने मुझे देखते ही गालियों की बौछार शुरू कर दिया। धीरे धीरे बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा गांव उमड़ पड़ा मुझे और पराग को देखने। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। सासू माँ हमें घर के अंदर आने की अनुमति नहीं दे रही थी। भीड़ को चीरते हुए मेरे भैया और भौजी भी आ गए। भैया मुझे देख करके पछाड़ खा करके गिर गए। तू मर क्यों ना गई साधो, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी। एक तमाचा मेरे गाल पर मार करके भौजी दहाड़ मार करके बैठी वहीं रोने लगी। तुम सबकी जात ही यही है। मेरे सीधे साधे लड़के को फांस लिया तुम सब ने मिल करके। मेरी सासू माँ ने धक्का दे करके भौजी से कहा, जा इस मनहूस को अपने घर ले जा, हम नहीं मानते ये शादी। ये मेरी जेठानी की आवाज़। भैया भौजी चुपचाप गर्दन झुका करके वहाँ से चले गए। मैं तमाशबीन बने वहाँ खड़े सब की सुनती और देखती रही। मैं तो पराग के प्यार के गुमान में पागल बनी थी। भैया भौजी का जाना मुझे बुरा नहीं लगा। कुछ घंटे तक तमाशा चलता रहा। फिर गांव वाले के दखल अंदाजी के बाद मुझे मेरे ससुराल में प्रवेश मिला। ससुराल में सब मुझे खाने वाले नज़रों से घूर रहे थे। मैं सारा अपमान का घूंट पी करके चुपचाप पराग के कमरे में पराग के साथ चली गई। पराग थोड़ी देर बाद मेरे लिए खाने के लिए ले आया और बोला, तुम यहीं आराम करो। मैं थोड़ी देर बाद बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज़ से चौंक गई। मैं दौड़ करके बाहर आ गई। मुझे देख करके सब चुपचाप अपने कामों में लग गईं। रात्रि में पराग का सानिध्य पा करके मैं अपने सारे गम भूल गई। कुछ सकुचाती और शर्माती अपना सर्वस्व पराग को सौंप करके अपने किस्मत पर नाज करने लगी। सबको अपने प्यार से जीत लेने को सोच करके मैं सुकून से सो गई। सुबह जागते ही पराग को तैयार हो करके कहीं जाते देख करके घबरा गई। शादी के दूसरे ही दिन पराग को इस तरह तैयार हो करके जाता देख मैं घबरा गई। पराग तुम कहाँ जा रहे हो? मैं डरते हुए पराग से पूछी। वापस कॉलेज जा रहा हूँ साधो। शादी के लिए तुम्हारा खत मिलते आ गया था। मेरा जाना बहुत जरूरी है साधो, पराग ने समझाते हुए कहा। मैं तेरे घर में कैसे रहूंगी पराग? मुझसे सब नफरत करते हैं। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं सिसक करके उसे साथ ले चलने के लिए आग्रह करने लगी। सामने से आती मेरी सासू माँ ने कहा, जाने दो साधो, हम हैं ना यहाँ तेरा ख्याल रखने के लिए बेटा। मैं सासू माँ को प्यार देख करके दंग रह गई। रातों रात उनमें परिवर्तन देख करके मैं झट से उनके पांव छू करके एक तरफ खड़ी हो गई। सब यहीं रहेंगे, अब तो यही तुम्हारा असली घर है। हम दोनों पहले बता देते तो हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देते। चाशनी घुलती माधुरी बाणी मेरे कानों में जा तो रही थी, पर मेरे कान यकीन बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। इतना सुनते ही पराग उछल पड़ा और बोला, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब मैं भी आराम से पढ़ाई कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान यहीं उलझा रहता साधों में। सासू माँ अपनी सातिर मुस्कान बिखेरती हुई हमारे कमरे से बाहर चली गई। पराग मेरे सर को चूम करके अपना ख्याल रखना साधो कह करके सामान उठा करके बाहर जाने को हुआ। मैं सुबह उठी।
पराग ने मुझे गले लगा करके समझाया, कुछ दिन की बात है साधो, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर अब तो हमेशा तुम्हें खत लिखा करूँगा। पराग को ना चाहते हुए भी मैंने हंस करके विदा किया। पराग के जाते ही 2 दिन बाद तक सब सामान्य रहा। तीसरे दिन खाना खा करके मैं जैसे ही थोड़ी देर के लिए सुस्ताने अपने कमरे में जा रही थी कि सासू माँ बोली, आजा साधो, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा। मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपने पास बिठा लिया। साधो बहू, जो तेरे नाम पर जमीन का टुकड़ा है उसके कागजात मुझे दे दे बेटा। पराग की पढ़ाई पर बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। साथ ही साथ तू तो जानती है चिराग भैया भी कुछ नहीं करते, उसके लिए भी एक धंधा जमाना है। बेटा तेरे लिए कुछ जेवरात भी बनवाने हैं। तुम्हारे ससुर जी रिटायर्ड नहीं हुए होते तो मैं तुझसे कुछ नहीं कहती। सारा गांव जानता है साधो, तेरे बापू ने तेरे नाम पर कुछ पैसे भी छोड़े हैं। वो पैसे मुझे दे दोगी तो तुम्हारी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा कर बेटा, तू अपने भाइयों से कुछ पैसे और जमीन के कागजात लेकर के आ जा। अपनी गोल गोल लच्छेदार बातों में यूं घुमा करके मैं आगे पीछे सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी मेरी। मैं बोली, कोई बात नहीं माँ जी, हम जब जाएंगे पीहर तो पैसे और कागजात लेकर के आ जाएंगे। मैं भी सपाट लहजे में बोल गई, नहीं बेटा, तू कल ही लेकर के आ जा। देख, ज्यादा तो मैं नहीं मांग रही हूँ, पर इतना तो तेरे भाई दे ही सकते हैं। तू सांझ होते ही चली जाना और 1-2 दिन रह करके सब लेकर के आ जाना। उन्होंने अपनी बातों से एहसास करवा दिया कि हर हाल में मुझे लेकर के ही आना पड़ेगा। मैं गौ की तरह गर्दन हिला करके उनकी हाँ में हाँ मिला दी और अपने कमरे में जा करके आराम करने लगी। अंधेरा होते ही मुझे वापस मायके भेज दिया। जैसे मैं अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची, भौजी ने अंदर घुसने से साफ मना कर दिया। विष्णु भैया और काकी जी के कारण उन्होंने अंदर आने तो दिया, ना पानी और ना खाने को पूछा। काकी जी ने खाने को कुछ लेकर के आई और प्यार से सर पर हाथ रख करके बोला, क्या हुआ साधो, तू इस तरह क्यों आई है बेटा। मैं भी सिसक सिसक करके सारी बात बता दी। बेटा, तेरे भोलेपन का फायदा उस पराग ने खूब उठाया है, तुझे बहला फुसला करके तेरे साथ खिलवाड़ किया है। काकी ने गुस्से में लाल पीली हो करके चिल्लाने लगी। काकी पराग के बारे में कुछ नहीं सुन सकती, पति है मेरा वो। मैं भी काकी को झिड़कते हुए कहा, तूने अपनी मासूमियत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली बेटा, अब तेरे ससुराल वाले तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। काकी रुआसी हो करके बोली। काकी शुभ शुभ बोलो, क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो। मैं भी काकी को डपट दिया। रात तो आंखों में मेरी कट गई। सुबह मैं भैया से कागजात मांगने गई, भैया और मेरे पैसे भी मुझे दे दो, मेरे ससुराल वालों को इसकी जरूरत है। मैं भी भैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाँ ठीक है, तेरी चीज है, तुझे दे देंगे, पर तुम वहाँ रच बस जाओ, उसके बाद हम देंगे। भैया ने बात टाल दी। मैं शाम में बथान से आ रही थी कि मुझे सासू माँ दिखी। मैं झट सर पर पल्लू रख करके उनके पाँव छूने आगे बढ़ी कि उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया और तेज कदमों से भागने लगी। मुझे काकी की बात सच नजर आने लगी। दूसरे ही दिन काकी जी विष्णु भैया और बड़के भैया ससुराल छोड़ने के लिए गए। दरवाजे पटक करके हम पागल हो गए, पर अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोला और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शायद यहीं से मेरे दुखों की शुरुआत हो चुकी थी। थक हार करके हम वापस अपने घर वापस आ गए। मैं अपने कमरे में जा करके रोने लगी। पराग को तुरंत खत लिख डाली। पराग के खत का इंतजार करने लगी। महीना बीत गया पर पराग का कोई खत नहीं आया। सोचते विचारते और भौजी के तानों के बीच मेरी जिंदगी गुजरने लगी। मैं एक और खत पराग को लिखी पर उसका भी कोई जवाब नहीं आया। बड़के भैया ने पंचायत बिठाया। मेरे ससुराल वालों ने कह दिया मैं अपनी मर्जी से भाग करके चली गई, इसलिए अब मुझे ससुराल वाले नहीं अपनाएंगे। बड़के भैया निरुत्तर और विवश कुछ नहीं कर पाए। मैं अपनी गलतियों की सजा पाने के लिए खुद को तैयार कर ली थी। मैं भी अपना मुख मोड़ करके फिर से अपनी सिलाई मशीन से दोस्ती कर ली। पराग के प्यार मेरे लिए एक छल था जो मेरी खूबसूरती से खेलने के लिए किया गया था। पूरे 2 महीने के बाद मुझे पराग का खत मिला। प्रिय साधो,
तुम घर से क्यों चली गई? भैया ने पंचायत में जा कर के सही नहीं किया। मैं तुमसे कहा था कुछ दिन हमें लड़ना पड़ेगा, तुमको वहीं रहना था। मैं आकर के सब ठीक कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं जब तक जाप नहीं कर लेता हूँ तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारा पराग। मैं फिर से पराग की बातों में आ गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। इन सब के बीच मैं ये भूल गई, पराग ने एक बार भी मुझे कुछ नहीं बोला। मैं फिर से प्यार की ऊंचाई को छूने लगी। मेरे ससुराल वाले मुझे अभी भी अनदेखा कर ही देते। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती पर उनके मन का मैल धुल नहीं पाई। अचानक मेरे ससुराल में दुर्घटना घट गई। मेरे चिराग भैया का देहांत हो गया। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। मैं जाने को हुई पर भौजी ने रोक लिया। तू मत जा साधो, सब तुझे ही कोसेंगे। बोल करके भौजी ने मेरे गले लग करके रोने लगी। भौजी दौड़ करके गई। मेरे ससुराल वालों ने उन्हें देखते ही बिफर पड़ी। लेती या अपनी मनहूस ननद को, मेरे बेटे को खा गई, वहीं आकर के इसको जिंदा करेगी। भौजी उनका दुख समझती थी पर इसमें मेरी क्या गलती थी। भौजी वहां से रोते हुए चली आई। मुझे चुपचाप अपने घर में रहने को कहा। पराग उनके दाह संस्कार के बाद आया। भौजी ने मुझे वहां जाने से मना किया पर मैं खुद को रोक ना सकी। सासू माँ मुझे देखते ही मारने को आतुर हो गई और जेठानी ने तो 3 थप्पड़ मुझे जड़ ही दिए। तभी पराग ने चिल्लाते हुए कहा, जा साधो, यहाँ से चली जा। मैं एक पल रुकी और पराग को देखते रह गई और चुपचाप वहाँ से चली आई। चिराग भैया की तिरहमी हो जाने के बाद पराग ने मुझे टिंकू के हाथों संदेश भिजवाया, शाम को बथान पर चली आना, किसी को कुछ मत बताना। मैं भी अपने सवालों का जवाब मांगने पराग के पास पहुंच गई। मेरी जिंदगी खराब कर दी तुमने, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने मेरे साथ शादी का खेल खेला। मैं पराग के सामने जाकर के बिफर पड़ी। तुम पगलाओ मत, मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें अपनी ही पड़ी है। पराग गुस्से में आग उगलने लगा। तो क्या इसकी जिम्मेदार मैं हूँ? तुम्हारे घर वालों ने साजिश के तहत मुझे घर से बाहर कर दिया। तुम सब चुपचाप सब देखते रहे। मैंने भी घायल शेरनी की तरह दहाड़ मारी। तुम पहले बैठो, इस मुसीबत की घड़ी में हम दोनों का साथ रहना होगा। किसकी क्या गलती है, इन सब बातों का समय नहीं है। हम एक दूजे को दोष दे करके क्या पाएंगे? पराग ने बाहों में मुझे लेने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे घिन आने लगी है अपने आप से। मेरे पास आने की अब गलती मत करना। साधो कोई भोग की वस्तु नहीं है पराग, और उसे एक ओर धकेल दिया। तो दोस्तों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।